हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 27 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 28 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 27 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और दोस्तों, रिट लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्लास है वो सब्जेक्ट वाइज शुरू कर दी गई है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर भी देखने को मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे उनके, तो वो क्लासेस जरूर देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित। ठीक है, कुल 150 प्रश्न हो जाएंगे अपने। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? बताइए, अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मानसिंह। यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, मानसिंह कछवाहा। ठीक है, आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना निम्न में से किस राजा ने की थी? हाड़ौती में चौहान वंश की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की थी? वो की थी राजा लुम्बा ने। ठीक है, राजा लुम्बा ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजा लुम्बा ने। नेक्स्ट आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज सिंह प्रथम ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज सिंह प्रथम। आगे देखिए, भीलों की भाषा में देपाड़ा क्या है? बताइए, भीलों की भाषा में देपाड़ा किसको बोलते हैं? दोस्तों, देपाड़ा है ये तंग धोती को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तंग धोती को देपाड़ा बोलते हैं। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये देपाड़ा। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? रंगनाथ जी का मंदिर है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये पुष्कर में है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पुष्कर में है रंगनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, आपको पता चल गया होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए रामनारायण चौधरी। ठीक है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से दोस्तों जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों राजपुताना के नाम से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सुल्तानों के आक्रमण के कारण अजमेर और नागौर निम्न में से किसके केंद्र बन गए थे? दिल्ली सुल्तानों के आक्रमण के कारण अजमेर और नागौर निम्न में से किसके केंद्र बन गए थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये बन गए थे दोस्तों सूफी और चिश्ती संस्कृति के। सूफी और चिश्ती संस्कृति के। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये विवाह से संबंधित है लीला मोरिया संस्कार। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विवाह से संबंधित है। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महारत्न कंपनियों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? महारत्न कंपनियों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, ओएनजीसी को, गेल को और भेल को, इनको शामिल किया जाता है। यहाँ पे एनएएल को यानी कि नालको को शामिल नहीं किया जाता दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित में से निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। दोस्तों चंबल नदी के अंदर ये मैं आपको बताऊं, ये जो नदियां हैं, ठीक है, चंबल घाटी के अंदर ये सारी चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध ये चंबल घाटी के अंतर्गत आती है ये नदियां। अब अपने को पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इन नदियों का क्रम है वो बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब इसमें देखिए, पूर्व से पश्चिम का अगर मैं आपको क्रम बताऊं तो दोस्तों इसमें क्रम बनेगा सबसे पहले पार्वती, ठीक है,
फिर आएगा दोस्तों इसमें काली सिंध, और फिर आएगा दोस्तों इसमें चंबल, और फिर आएगी बनास। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अपन धौलपुर की तरफ से शुरुआत करेंगे और मध्य प्रदेश की तरफ अपने को चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3-4-1-2। 3-4-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी वनस्पति प्रजाति पतझड़ वनों की नहीं है? कौन सी वनस्पति प्रजाति पतझड़ वनों की नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देवदार की। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देवदार इसका बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। राजस्थान में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य। कौन सा? ताल छापर अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, व्यास परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? व्यास परियोजना में कौन से राज्यों की भागीदारी है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ये भागीदारी है व्यास परियोजना में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 105 नंबर प्रश्न है, हरित राजस्थान कार्यक्रम किससे संबंधित है? हरित राजस्थान कार्यक्रम है ये दोस्तों वन विकास से संबंधित है। किससे? वन विकास से संबंधित। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए, जो सामाजिक अध्ययन के शुरुआत में जो मैं यहाँ पे आपको 60 प्रश्न करवा रहा हूँ 91 से 150 तक, इसमें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, बाल विकास में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, हिंदी में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से पार्ट में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिए सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ दोस्तों ये पार्क दे रखा है और दूसरी तरफ है अपने को स्थान दे रखा है। अब तो अपने को बताना है कि कौन सा पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए साइबर पार्क है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों ये जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। एपेरल पार्क है ये कहाँ पर है, तो ये महल जगतपुरा जयपुर में है ये। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क है ये नीमराणा अलवर में है, ये भी बिल्कुल सही है। बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क है चौपंकी भिवाड़ी अलवर, ये भी बिल्कुल सही है। एग्रोपोर्ट पार्क है ये उद्योग विहार श्री गंगानगर में है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 107 नंबर का प्रश्न है, देखिए सूची फर्स्ट में पुरातत्वीय स्मारक स्थल दे रखे हैं और सूची सेकंड में राज्य दे रखे हैं। अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए पुरातत्वीय स्मारक स्थल और राज्य दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शिशुपालगढ़। दोस्तों शिशुपालगढ़ कहाँ है, तो दोस्तों ये है ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। और पीपर हवा, दोस्तों पीपर हवा है ये उत्तर प्रदेश में है। और गोलपाड़ा है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये असम में है। और विष्णुपुर कहाँ है, तो ये मणिपुर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 4 1 2। 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें दोस्तों सुमेलित करना है इसमें भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में उपलब्धि या आविष्कार या परिकलन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और सूची सेकंड में दोस्तों प्राचीन भारतीय विद्वान दे रखे हैं। अपने को बताना है कि कौन सी उपलब्धि या परिकलन या आविष्कार है वो कौन से विद्वान ने किया है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की कालावधि की परिकल्पना है वो दोस्तों किसने दी थी? दोस्तों ये परिकल्पना दी थी भास्कराचार्य ने। किसने? भास्कराचार्य ने दी थी। और पाई के मान का परिकलन है वो किसने किया था? तो दोस्तों पाई के मान का परिकलन है वो बुदायना ने किया था। किसने? बुदायना ने। और शून्य अंक की खोज है वो किसने की थी? दोस्तों शून्य अंक की खोज है वो आर्यभट्ट ने की थी। और सांप सीढ़ी का खेल है वो दोस्तों किसने इसकी यानी कि सांप सीढ़ी के खेल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ज्ञानदेव ने किया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 2 3 1 4। 2 3 1 4 यानी कि अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 109 नंबर का, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का
सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है वो कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। और ये जो नालंदा है ये गुप्त एवं गुप्त काल के बाद में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बना था। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों तक्षशिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी है वो कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनावरण किस राज्य में सबसे अधिक है? भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता? दोस्तों जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 51A, जिसको अपन बोल सकते हैं 51 क, ठीक है, और इस 51 के अंदर दोस्तों जो जी नंबर पर आता है वो आता है पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण वन से संबंधित। उसमें आपको दोस्तों वन का नाम देखने को मिल जाएगा, झील का नाम देखने को मिल जाएगा, नदी का नाम देखने को मिल जाएगा, लेकिन तालाब का नाम है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राणो रासो की रचना किसने की थी? दोस्तों राणो रासो की जो रचना है ये दयाल दास के द्वारा की गई थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इस पुस्तक के अंदर राणो रासो के अंदर मुगल मेवाड़ संघर्ष का विस्तृत वर्णन मिलता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सहकारिता कल्याण व सेवा फोरम कोपसेफ का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों कोपसेफ का जो गठन है ये 1988 में किया गया था दोस्तों, ये ठीक है 1988 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो वो समय कौन सा था? तो दोस्तों वो समय था 1926 से 1939, 1926 से 1939। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी तो वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना दोस्तों कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व ये सबसे बड़ी संस्था थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक है वो कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 3 मई 1939 को 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है वो की थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 118 नंबर का प्रश्न है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है लाला लाजपत राय। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, तो वो पद्धति कैसी थी? तो वो थी दोस्तों राजवामवद आंदोलन। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया? बताइए दोस्तों,
शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने शेडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कब किया था? तो ये 1917 ईस्वी में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1917 ईस्वी में। आगे देखिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा की दीवानी प्रदान की। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त दोस्तों 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्तों इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 122 नंबर का प्रश्न है, यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों सीधा सा है, चाय और कॉफी की खेती से संबंधित ये प्रश्न है और अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। दो कथन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और कथनों के माध्यम से अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है, कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, कॉफी के पौधे को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर पहला नंबर का कथन सत्य है। दूसरा देखिए, कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डोली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों कथन। देखिए मैं आपको बताऊं, कॉफी को बीजों के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाता, ये आपको इसमें याद रखना है, और चाय बीजों एवं पत्तियों द्वारा परिवर्तित की जाती है। इसके अलावा चाय की डोली कलम के द्वारा भी परिवर्तित है, वो की जाती है। तो ये अपना कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कॉफी बीजों के द्वारा परिवर्तित नहीं की जाती, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल और केवल एक कथन है, वो क्या है? सत्य है। कूट भाषा में अपन देखें तो केवल एक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 123 नंबर का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। ये दोस्तों पांचों नदियां हैं वो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बताइए भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने को बताना है कि ये सारी की सारी विशेषता जो ऊपर दे रखी है, ये किसकी विशेषता है, ये किसकी विशेषता है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब विशेषता देखिए, उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, राजस्थान में तो होती नहीं है, इसको तो छोड़ दीजिए, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा हो रही है वहीं की बात हो रही है। ठीक है, 1100 मीटर तक ऊंची, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर। तो सीधा सा बात हो रही है दोस्तों, दक्षिण भारत की बात यहाँ पर हो रही है। तो भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो ये चारों की चारों विशेषता है, ये कौन सी उपज से संबंधित है? देखिए यहाँ पर सरसों में हो नहीं सकता, कपास में नहीं हो सकता, वर्जियन तंबाकू में नहीं हो सकता, काली मिर्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये सारी की सारी विशेषता दोस्तों काली मिर्च से संबंधित है और भारत के केरल राज्य में ये सारी विशेषताएं हैं वो वहां पाई जाती है। मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत, ठीक है, और वहीं पर दोस्तों काली मिर्च की है वो खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 125 नंबर का प्रश्न है,
भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ है। ठीक है, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ है 90% प्राकृतिक स्रोत है, वो कहाँ है। अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए तांबा झारखंड में, बिल्कुल सही बात है। निकेल निकेल दोस्तों उड़ीसा में, ये भी बिल्कुल सही है। टंगस्टन टंगस्टन दोस्तों ये यहाँ पर ये गलत दे रखा है, तो ये कहाँ पर होता है टंगस्टन का उत्पादन सर्वाधिक, तो दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए क्या पूछा है, उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसमें देखिए तीसरे को छोड़ के एक और दो इसमें क्या है, सही सुमेलित है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 126 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए एक तरफ बांध या झील दे रखी है, दूसरी तरफ नदी दे रखी है। यहाँ पर देखिए गोविंद सागर, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। गोविंद सागर ये सतलुज नदी पर है, दोस्तों बिल्कुल सही है। और कोलेरू झील है, ये कृष्णा नदी पर है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। उकाई जलाशय है, उकाई जलाशय ये तापी पर है, तो दोस्तों ठीक है। और वुलर झील है, वुलर झील दोस्तों यहाँ पर झेलम। तो यहाँ पर पूछा क्या था कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है नहीं है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये कोलेरू झील है, ठीक है, कोलेरू झील ये दोस्तों कृष्णा एवं गोदावरी नदी घाटी में है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर दोस्तों इसमें तो बी ऑप्शन माना गया है। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी में, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर माना गया है। आगे देखिए 127 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों ये इसमें विचार करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है, और कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, देखिए इसमें टेक्सास वृक्ष हिमालय के प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए टेक्सास वृक्ष से टेक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है दोस्तों, टेक्सास वृक्ष से कैंसर के इलाज के लिए दवा की प्राप्ति होती है और ये कैंसर सेल को मारता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें पार्किंसन रोग है वो इसमें गलत हो जाएगा, तो ये कैंसर के लिए प्रभावी है। तो तीसरा नंबर का ऑप्शन गलत है और पहला और दूसरा सही है। अपने को इसमें पूछा था कि कौन सा सही है, तो इसमें एक और दो सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 128 नंबर का प्रश्न है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों ये भागीरथी नदी पर स्थित है दोस्तों ये टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, दोस्तों देखिए इसमें बॉक्साइट, डोलोमाइट, लोहा एस और टिन, ये सभी खनिज है वो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन सी विशेषताएं हैं वो इसमें उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, कथन दे रखे हैं। ठीक है, अपने को बताना है कि ये विशेषताएं हैं वो किसकी है। यहाँ पर देखिए कोष्ण और शुष्क जलवायु, कोष्ण और दोस्तों शुष्क जलवायु। ठीक है, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। दोस्तों ये बताइए ये विशेषता है तीन, ये किसकी विशेषता है, कौन से क्षेत्र की विशेषता है।
ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है दोस्तों। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिण गोलार्ध के पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, विचलन का कारण है दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। 132 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोकसभा भंग होने की स्थिति में निम्न में से किन विषयों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है? लोकसभा भंग होने की स्थिति में निम्न में से किन विषयों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, बताइए दोस्तों। देखिए, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, लोकसभा भंग होने की स्थिति में निम्न में से किन विषयों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता? राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक पर दोस्तों इसमें प्रभाव है वो पड़ता है। ठीक है, तो ये अपना पहला कथन तो क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा में लंबित सूचनाएं, प्रक्रिया एवं प्रस्ताव, इन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसद की संयुक्त बैठक उस अवस्था में जबकि लोकसभा भंग होने से पहले संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी की गई हो, तो दोस्तों इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया हो, तो दोस्तों इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 2, 3, 4 इसमें क्या है, सत्य है। आगे देखिए, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सी, तो वो है दामोदर घाटी जल विद्युत परियोजना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शून्यवाद और विज्ञानवाद किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता? संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता? तो यहाँ पर देखिए, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। कूट भाषा में अपने को क्या करना है दोस्तों, उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे, संसद की कार्यवाही के समय दीवानी मामले में गिरफ्तारी से निषेध, तो दोस्तों इसमें प्रयोग है वो कर सकता है। ठीक है, निःशुल्क आवास एवं टेलीफोन सुविधा, दोस्तों इसका प्रयोग है वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, तीसरा देखिए, बोलने का असीमित अधिकार चाहे वह कोई भी विषय हो, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, तो ये दोस्तों सही है। तो यहाँ पर 2 और 4 है वो इसमें सही है। ये विशेष संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर इन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता, 2 और 4 का। ठीक है, बाकी 1 और 3 को कर सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 136 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण गलत है? बताइए, भारतीय संघीय व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण गलत है? दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, इसका एक लिखित संविधान है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा करता है, तो ये लक्षण है वो दोस्तों गलत है, ए नंबर वाला, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 137 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? देखिए, धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना सही है। राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, बिल्कुल सही बात है। तो ये पहला कथन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री की कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति के संदर्भ में सही है? बताइए, प्रधानमंत्री की कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति के संदर्भ में सही है? और दोस्तों अपने को कूट भाषा में है वो उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, यहाँ पे वह मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही बात है। वह सभी विधायी प्रस्तावों तथा संघ के शासन से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को देता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वह राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर है वो नहीं कर सकता, राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। संसद की समस्त नियुक्तियां करने में वह राष्ट्रपति की मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का कथन गलत है और 1, 2 और 4 कथन है वो इसमें सत्य है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में संविधान सभा की समितियां दे रखी है और सूची सेकंड में अध्यक्ष दे रखे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सुमेलित करना है तो मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन, बताइए। मसविदा समिति के अध्यक्ष हैं वो दोस्तों कौन है, तो वो थे दोस्तों BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। मौलिक एवं अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष है वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। और कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे कन्हैयालाल मुंशी। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 4132, 4132 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, 4123, 4123 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 4123। तो यहाँ पर दोस्तों इसको 4123 यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 140 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, बताइए प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर बिक्री कर है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मानचित्र बनवाने का अभ्यास किस विषय शिक्षण के लिए विशेष रूप से आवश्यक है, तो मानचित्र का प्रयोग तो दोस्तों आप सभी को पता है भूगोल के लिए होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन सर्वाधिक उच्च प्रकार का है, कौन सा चिंतन सर्वाधिक उच्च प्रकार का है, तो वो है दोस्तों तार्किक चिंतन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, तार्किक चिंतन। आगे देखिए, तत्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए सीखने की किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तत्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए सीखने की किस क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वाद विवाद प्रतियोगिता, नवीन घटनाओं का अभिनय, पैनल विचार विमर्श। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 144 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अंतरराष्ट्रीयता को शिक्षा दी जा सकती है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अंतरराष्ट्रीयता को शिक्षा दी जा सकती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम के माध्यम से, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से, विश्व की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के माध्यम से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है, तो किसका एक शक्तिशाली साधन है शिक्षा, तो दोस्तों ये सांस्कृतिक रूपांतरण का एक व्यक्तिगत शक्तिशाली साधन है ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है, तो वो है दोस्तों व्याख्यान विधि। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, प्रभावी अध्यापक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, सामाजिक अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों देखिए तत्कालीन घटनाएं, अंतर सांस्कृतिक संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र की भावना पैदा करना, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सरकार से नागरिकों का संबंध किसका एक प्रमुख पहलू है, सरकार से नागरिकों का संबंध किसका एक प्रमुख पहलू है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ई गवर्नेंस। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ई गवर्नेंस। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको सामाजिक अध्ययन के प्रश्न है वो करवाए हैं। अब अपन
दोस्तों बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर आपको जरूर करना है। अब अपन 1 से 90 तक प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। बाल विकास से संबंधित है 1 से 30 तक, 31 से 60 तक अपन हिंदी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर का प्रश्न है, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अदृश्यावस्था का समय क्या माना है? बताइए, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अदृश्यावस्था का समय क्या माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 से 12 वर्ष माना है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन 6 से 12 वर्ष माना है। आगे देखिए, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बताइए, बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? यहाँ पर देखिए, संवेगों पर नियंत्रण नहीं, संवेगों पर नियंत्रण नहीं, ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों, आत्मनिर्भर की भावना, खेल में रुचि, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, ये तीनों बाल्यावस्था की विशेषता हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों, यह प्रस्तुत किया गया था पेस्टोलॉजी के द्वारा। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पेस्टोलॉजी के द्वारा। आगे देखिए, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता होती है, यह विचार है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता होती है, यह विचार है। यह विचार दोस्तों वैलेंटाइन का विचार है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वैलेंटाइन का ये क्या है? विचार है। आगे देखिए, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो स्कीमा कहलाती है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्कीमा कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए, अधिगम के बारे में असंगत है। अधिगम के बारे में क्या असंगत है? दोस्तों देखिए, अधिगम सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिगम में समय लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिगम के द्वारा अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, थोर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के गौण नियम है। थोर्नडाइक के द्वारा बताए गए अधिगम के गौण नियम कौन कौन से हैं? तो दोस्तों गौण नियम देखिए, यहाँ पर अभ्यास का नियम ये नहीं है। गौण नियम देखिए, आंशिक क्रिया का नियम और आत्मीयकरण का नियम, ये दोनों नियम है वो दोस्तों अधिगम के गौण नियम है। परिणाम व प्रभाव के नियम, ये दोस्तों ये भी इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें दूसरा और तीसरा है वो सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपरिपक्वता। अपरिपक्वता है ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। बाकी बुद्धि, सीखने की अभिवृत्ति, सीखने का समय व अवधि, ये तीनों दोस्तों इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत असंतुलन की स्थिति में भी संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है? वो सिद्धांत कौन सा है? वो सिद्धांत है दोस्तों संतुलन स्तरीय सिद्धांत है। संतुलन स्तरीय सिद्धांत, तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, मानचित्र निरूपण की अवधारणा का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1970 में हुआ था। मानचित्र निरूपण की अवधारणा का प्रतिपादन, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, आरंभ में सीखने की धीमी गति तथा बाद में तेज गति हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, आरंभ में सीखने की गति धीमी तथा बाद में तेज हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों नदोत्तर वक्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नदोत्तर वक्र कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देन है दोस्तों जुंग की देन है। ये किसकी देन है? जुंग की। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने की सरल विधि है। व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने की सरल विधि है, तो वो सरल विधि कौन सी है? तो वो है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए इसमें बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक की देन है। बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक की देन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टर्मन की देन है। ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टर्मन की ये देन है। आगे देखिए स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए दो कारक है जी व एस, दो कारक है जी व एस, ये स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई गई है। यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 0 से 19 बताई गई है दोस्तों हीन बालकों की बुद्धि लब्धि। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे कौन सा बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आता है, कौन सा बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चोरी करने वाला बालक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चोरी करने वाला बालक है। आगे देखिए सामान्य बालक संवेगात्मक रूप में होते हैं, सामान्य बालक संवेगात्मक रूप में होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संतुलित होते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है, संतुलित होते हैं। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, बालकों में स्वतंत्र चिंतन का विकास कौन सी विधि नहीं कर पाती है। बालकों में स्वतंत्र चिंतन का विकास कौन सी विधि नहीं कर पाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्याख्यान विधि है, ये नहीं कर पाती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, अभिकर्मिक अनुदेशन का प्रमुख उद्देश्य है। अभिकर्मिक अनुदेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, सीधा सा इसमें पूछा गया है दोस्तों अभिकर्मित अनुदेशन का प्रमुख उद्देश्य। तो दोस्तों प्रमुख उद्देश्य है वो देखिए इसमें करके सीखने का उद्देश्य, स्वमूल्यांकन का उद्देश्य, स्वगति का उद्देश्य, कौन सा सही है बताइए दोस्तों इसमें तीनों में से। तो दोस्तों इसमें तीनों ही सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का क्या गुण नहीं होता है, बताइए स्वस्थ व्यक्ति का क्या गुण नहीं होता है मानसिक रूप से, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है निम्न आकांक्षा का गुण नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला हानिकारक कारण है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला हानिकारक कारण है तो वो कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माता पिता के उच्च आदर्श, अनुचित पाठ्यक्रम, पूर्वाग्रह का प्रचलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए व्यक्तिगत समायोजन की समस्या नहीं है, व्यक्तिगत समायोजन की समस्या कौन सी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यवसाय से असंतुष्टि। व्यवसाय से असंतुष्टि ये दोस्तों व्यक्तिगत समायोजन की समस्या है, वो नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक व्यवस्थाओं में क्या क्या शामिल है। प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक व्यवस्थाओं में क्या क्या शामिल हैं, तो दोस्तों इसमें देखिए इसमें नेतृत्व का परीक्षण, ठीक है, और उत्तरदायित्व का कार्य, बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए डिस्प्रेक्सिया का संबंध है। डिस्प्रेक्सिया का जो संबंध है वो किससे है, तो वो है दोस्तों लेखन पठन व गणितीय व्यतिक्रम से है। लेखन पठन व गणितीय व्यतिक्रम से संबंध है डिस्प्रेक्सिया का संबंध। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सृजनात्मकता का गुण है। दोस्तों सृजनात्मकता का गुण क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नवीनता, लचीलापन, मौलिकता। ये सभी क्या हैं, ये सृजनात्मकता के गुण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा दोस्तों। अगर आपको एनसीएफ के बारे में पता है तो देखिए कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना, यही दोस्तों एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी है। दोस्तों एक अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता है वो कौन सी है, वो विशेषता है दोस्तों इसमें देखिए
वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मक, ये तीनों दोस्तों अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, लेकिन नकारात्मक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 3। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किन के लिए होती है? उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किन के लिए होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होती है दोस्तों इसमें देखिए, सामान्य बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों शिक्षक छात्र अनुपात कितना है प्राथमिक शिक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 1:40 है, 1:40 है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाषा सेकंड है हिंदी, तो दोस्तों खंड सेकंड भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित है। 30 प्रश्न मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, जो कि अपन नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सीधा सा देखिए अंडरलाइन किया हुआ आपको दिख रहा होगा सच्चरित्र, ठीक है। यहाँ पर देखिए सच्चरित्र से तात्पर्य अच्छा आचरण होता है। रेखांकित पद में कौन सी संधि है? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है और इसमें दोस्तों सत प्लस चरित्र होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रशासनिक शब्द में प्रत्यय होगा, तो दोस्तों प्रशासन प्लस इक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें इक प्रत्यय होगा। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण है इसमें भ्रष्टाचार, ठीक है। भ्रष्टाचार दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगर अपन इसका समास विग्रह करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है भ्रष्ट है जो आचार, भ्रष्ट है जो आचार, यानी कि भ्रष्टाचार। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नागरिक का विलोम शब्द है, नागरिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें ग्रामीण। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 35 नंबर का प्रश्न है, अवगुण शब्द है। तो दोस्तों बताइए अवगुण कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, कौन सा शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा ये तत्सम शब्द है दोस्तों, अवगण है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन। देखिए 36 से 40 तक अपने को गद्यांश पढ़कर उत्तर देना था। यहाँ पर देखिए प्रायोजक शब्द का अर्थ है, प्रायोजक शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रायोजित करने वाला, ये होता है राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, वस्तु शब्द में कौन सा लिंग है? वस्तु शब्द में कौन सा लिंग है? तो दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, विज्ञापन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, विज्ञापन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इश्तहार, सूचना देना, ये दोनों हैं। ये दोस्तों विज्ञापन शब्द के अर्थ, विज्ञापन शब्द का शाब्दिक अर्थ है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता शब्द का बहुवचन होगा, उपभोक्ता शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों वो जाएगा उपभोक्ताओं। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही, उपभोक्ताओं। आगे देखिए, ग्राहक शब्द में लिंग की पहचान करें। तो दोस्तों ग्राहक शब्द है, ये कौन सा लिंग है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुल्लिंग शब्द है ये, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें विधिवाच्य का कोई भेद नहीं होता दोस्तों इसमें, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक संज्ञा पदबंध का उदाहरण नहीं है, बताइए। इनमें से दोस्तों एक संज्ञा पदबंध का उदाहरण नहीं है, तो वो कौन सा उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार ठोकर खाया हुआ अब गलती नहीं करेगा। इसमें दोस्तों संज्ञा पदबंध का उदाहरण नहीं है ये, यानी कि इसका प्रयोग नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य बताइए दोस्तों, अशुद्ध वाक्य है इसमें देखिए, इसके बाद फिर क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ, ये दोस्तों इसमें क्या है? अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नाटकों के संवाद में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? नाटकों के संवाद में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें निर्देशक, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, निर्देशक। आगे देखिए, निम्न में से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है?
निम्न में से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए कमर टूटना, सहारा न होना, कान भरना, किसी के विरुद्ध शिकायत करते रहना, खून सूखना, भयभीत होना, पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पहाड़ टूटना मतलब है दोस्तों गहरा दुख होना, ठीक है, यानी कि भारी मुसीबत आ जाना, ये होता है दोस्तों इसमें पहाड़ टूटना का अर्थ है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ही होनी चाहिए। बताइए कौन सा होना चाहिए? क्योंकि इसी भाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें मातृभाषा। मातृभाषा ही होना चाहिए। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा है। भाषा क्या है दोस्तों? भाषा है ये अर्जित की जा सकती है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए हिंदी भाषा लिपि बताइए जो होगी जो संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए हिंदू भाषा लिपि कौन सी है और जो संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब तक सजावटी हो जाती है जब भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल जब तक सजावटी हो जाती है जब दोस्तों बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उपयोगी नहीं होता। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चे को दोस्तों बताइए देखिए विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए इसमें 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में समस्या पैदा नहीं करता? बताइए निम्न में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में समस्या पैदा नहीं करता? यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें पढ़ना सीखने में समस्या पैदा कौन सा नियम नहीं करता? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए चित्र संदर्भ पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य है दोस्तों दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी करना। दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी करना, यह दोस्तों भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत देश की राष्ट्रभाषा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें भारत देश की राष्ट्रभाषा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों भारत की कोई राष्ट्रभाषा है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर राजभाषा है हिंदी। ठीक है, आगे देखिए शिक्षक जब पद्यात्मक शैली में रचित पाठ पढ़ाता है तो निश्चित रूप से वह उपागम होगा। शिक्षक जब पद्यात्मक शैली में रचित पाठ पढ़ाता है तो निश्चित रूप से वह उपागम होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपसंहार। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपसंहार। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, कौशल का प्राथमिक आधार है। कौशल का प्राथमिक आधार है तो वो आधार क्या है? तो वो है दोस्तों मौखिक गाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें अभिकर्मित अनुदेशन विधि से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत संबंधित है? बताइए अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए तत्परता का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, लघु सोपानों का सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से एक प्रादेशिक भाषा नहीं है। निम्न में से एक प्रादेशिक भाषा नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हरियाणवी है। ये दोस्तों एक प्रादेशिक भाषा नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, यह कथन दिया गया है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, यह कथन दिया गया है। दोस्तों ये कथन दिया गया है रूसो का।
रूसो के द्वारा यह कथन दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि, एक शिक्षक को चाहिए कि, देखिए, शिक्षण विधि सरल से जटिल हो, विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करें, विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हैं, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आपको भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। अब मैं आपको दोस्तों संस्कृत से संबंधित यहाँ पर प्रश्न करवा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। 61 से 65 तक अपन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। देखिए 61 नंबर प्रश्न है। देखिए बद इत्यत्र क प्रत्यय, बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय है दोस्तों कत प्रत्यय है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए मुझे संस्कृत कम कर पढ़नी आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सो अवदत पद्य संधि, बताइए इसमें कौन सी संधि है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें संधि हो जाएगी दोस्तों, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, अशुद्ध रूपम अस्ति, अशुद्ध रूपम अस्ति सही उत्तर हो जाएगा इसमें, वो है दोस्तों इसमें त्रिसम। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी सही है। आगे देखिए इदानीम अहम त्वा खादिष्यामि वाक्य अस्मिन अव्ययम पदम किम, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इदानीम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इदानीम है वो अवयव पद है। आगे देखिए इसमें नद्या इत्यत्र का विभक्ति, बताइए नद्या में कौन सी विभक्ति है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है षष्ठी विभक्ति, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए महाभाष्यकार कै अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है पतंजलि, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए बलि से पृथ्वी मांगता है, वाक्य से अनुवाद अस्ति, बताइए इसका अपने को संस्कृत में अनुवाद करना है। बलि से पृथ्वी मांगता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बलि याचते वसुधाम, बलि याचते वसुधाम, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वयम महाविद्यालयम गच्छाम, बताइए वयम महाविद्यालयम गच्छाम वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अस्माभि महाविद्यालय गम्यते, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वाद ने तीव्र जरायाम आगच्छति, बताइए दोस्तों यहाँ पे जो समय लिखा हुआ है उसको अपन संस्कृत भाषा में लिखना है अपने को। यहाँ पर देखिए 10:30 बजे हैं तो अपन इसको क्या लिखेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 10:30 वाद ने तीव्र जरायाम आगच्छति, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए संज्ञा शक्ति कलो युगे आएगा, क्या आएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आएगा दोस्तों युगे, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि शिक्षणेन सह स्वेगात्मक उष्णतामापि प्रतिपादयति तदा तस्य शिक्षण भवति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रभावी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रभावी। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षण से केंद्रम अस्ति, भाषा शिक्षण से केंद्रम अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिक्षक है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक है, ठीक है। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, संस्कृत भाषा शिक्षणानाम विकासः भवति, संस्कृत भाषा शिक्षणानाम विकासः भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौशले, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कौशले। आगे देखिए शिक्षण विधिनाम समीकरणे शिक्षा स्तर से उन्नति करने च सहायक भवति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मूल्यांकनम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मूल्यांकनम। आगे देखिए सैनिक विधि नामना अपि ज्ञायते, सैनिक विधि नामना अपि ज्ञायते, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनौपचारिक विधि, अनौपचारिक विधि, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए छात्राणाम द्वितीयो लक्षिताधिगम विशेष किम नामक कौशलम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भाषण कौशलम, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
अध्यापक उदाहरणे सहव्याकरण सान पठितु दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोगन करोति। छात्रा प्रभावी संप्रेक्षणार्थ लेखनेन भाषणेन वा एतेषां पाठिता पाठ्यवस्तूनां सम्यक उपयोग कुर्वन्ति। ऐसा प्रक्रिया अस्ति। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वो है आगमनात्मकी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्वाध्याय प्रणालियाँ सोपानानि संति। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नियोजनम क्रियान्वयन मूल्यांकनम। राइट आंसर हो जाएगा सर्वाणी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अनुवाद शिक्षण से विधेय संति। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पुस्तक विधि द्विभाषी विधि तुलना एवं अनुकरण विधि। राइट आंसर हो जाएगा सर्वा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत दिवस से आयोजनम कदा भवति। राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रावणी पूर्णिमायाम। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्यम अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारतीय संस्कृति परिचय स्वाध्याय प्रति छात्राणाम अभिरुचि उत्पादनम। ठीक है शुद्ध उच्चारण से सामर्थ्य प्रदानम। राइट आंसर हो जाएगा सर्वे। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चित्र में पुस्तकानाम पठनम नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें चित्रणानाम दर्शनेन अनुवादानुभव। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चतुर्थ कक्षाया छात्र हनि वदति अहम पठन कार्ये सिद्धा अस्मि परंतु संस्कृत भाषाया संभाषणे तथा न एतत् मूल्यांकनमस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अधिगमस्य। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए उच्च प्राथमिक स्तरे विद्यार्थीषु संभाषण कौशल विकासार्थम अधोलिखितेषु कथम सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय भवेत। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें उत्तम वस्तु श्रवणम। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तम वस्तु श्रवणम। आगे देखिए अधोक्ता विधेय काठिन्य निवारण विधेय इति नामना प्रसिद्धा। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्पष्टीकरण विधि प्रवचन विधि उद्बोधन विधि। राइट आंसर हो जाएगा एते त्रय। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। अपन पद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए सन्निमित्र सॉरी इसमें देखिए सन्मित्रम इति पदस्य संधि विच्छेद किम। बताइए राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों सत प्लस मित्रम। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आपदगतम इति पदे का समास है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें समास हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ग्रहम इति कै प्रत्यय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों कै प्रत्यय हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रस्तुत पद्य कै छंद है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वसंतिल का। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए योज्यते इत्यत्र कै लकार है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लट लकार है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।